नमस्ते बच्चों। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमने अपना जो YouTube चैनल्स था वो अभी पॉज कर रखा था लंबे समय से। मुझे लगता है कि काफ़ी अंतराल हो गए और उसके बाद मैं अब अब फिर से चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस लेके आऊँ। एंड उसी कड़ी में आज मैं आपसे बातें करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स है उससे संबंधित बातें कुछ करते हैं। जैसे कि आजकल जो अभी बच्चों के बीच जो सबसे परेशानी का सबब बना हुआ है वो है नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र के प्रारूप जो उनके जो फॉर्म्स थे वो बदले हुए हैं, क्वेश्चंस के प्रकार टाइप्स बदले हुए हैं। तो आखिर क्या करें और कैसे करें कि आप अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर कर पाएँ, आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो उस कड़ी में ही बातें करेंगे आज। और सबसे पहली बातें जो है मैं स्टैंडर्ड 10 के लिए करूँगा, फिर एक नया वीडियोस मैं बना लूँगा 12 के बच्चों के लिए। तो जो हमारे स्टैंडर्ड 10 में जो बच्चे हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप जैसा कि CBSE के अंतर्गत हमें 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं और एक एडिशनल एक ऑप्शनल्स होता है, यानी 6 पेपर के रूप में हम एक रखते हैं जिसमें बच्चे मोस्टली कंप्यूटर्स का पेपर रखते हैं। तो मैं बात करूंगा मेन पेपर्स जो हमारा मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, लैंग्वेज इंग्लिश है और आउट ऑफ हिंदी और संस्कृत, इन दोनों में से बच्चे के लिए ऑप्शनल होता है, वो चूज करते हैं अपने अनुसार, वो अपने सब्जेक्ट शो रखते हैं। कुछ बच्चे संस्कृत को ऑप्ट करते हैं जबकि कुछ बच्चे हिंदी को ऑप्ट करते हैं। वो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं शुरुआत करूँगा चूंकि मैं साइंस टीचर हूँ तो मैं शुरुआत करूँगा साइंस में। आप सभी बच्चों को पता है कि इस बार जो प्रश्न पत्र पूछे जा रहे हैं उसमें 3 सेक्शंस है, सेक्शन A, B एंड C। सेक्शन से देखो उसमें मुझे जैसा लग रहा है कि CBSE ने ये सोचा है कि आपका इवैल्यूएशन करेक्ट हो। इसके लिए अगर मान लो कि बच्चे को जब मिक्स क्वेश्चन पेपर दिया जाता था तो उनके डाइवर्स थिंकिंग और मैं ये कहूँ कि उनका जो ओरिएंटेशन होता था माइंड का वो थोड़ा डाइवर्स कर जाता था। अभी फिजिक्स का किया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का कर रहा हूँ, फिर बायोलॉजी का आ गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चों को जवाब देने में परेशानी तो होती ही थी। तो इसी मनोदशा को समझते हुए इस बार 3 सेक्शंस रखे गए, सेक्शन A, B और C। अब उसमें सेक्शन A आता है जो हम इजी टू हार्ड, आपने ब्लूम टेक्सोनोमी में भी देखा होगा कि जनरली जो हमारे वैसे क्वेश्चंस पेपर, मैं ये कहूँ कि कोई भी एरिया ऑफ साइंस कोई भी जो है वो इजी होता नहीं है, बट जहाँ बच्चे सोच सकते हैं और उनमें मैं ये कहूँ कि फिजिक्स के क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं। आप जब देखते होंगे NEET और हमारे JEE के बच्चे जो होते हैं उनके लिए फिजिक्स सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो इसलिए फिजिक्स को सेक्शन C में रख दिया। सेक्शन B हमारा केमिस्ट्री का है और सेक्शन A जो है बायोलॉजी का सेक्शन है जहाँ पर बच्चे कुछ याद करके भी मेमोराइज करके भी लिख सकते हैं। तो सेक्शन A हमारा बायोलॉजी से है, सेक्शन B केमिस्ट्री और सेक्शन C फिजिक्स है। इसमें एनालिटिकल जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा हैं, यानी मैं ये कहूँ कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आप क्वेश्चन पढ़कर डायरेक्ट आंसर्स आप नहीं दे सकते हो। मीन्स यू हैव टू थिंक ऑन द क्वेश्चन and then you have to conclude the answer. You have to make your own answers instead of you memorizing anything else and just you are doing anything else. That is not up to the point. तो मैं वही कहूँगा कि आप ऐसा करें कि जो आप क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं उस क्वेश्चंस को आप यूँ समझें कि आप जैसे कि आजकल बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हमारे मार्केट में भी अवेलेबल है, तो जब भी आप बनाते हैं ना तो सेल्फ एवेल्यूएशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आप सेल्फ एवेल्यूएशन जरूर करें, ताकि सेल्फ एवेल्यूएशन से मेरा मतलब है कि आप क्वेश्चंस को जब आप लिख रहे हो, मान लो कि आपने किसी क्वेश्चंस को लिया और उसके आंसर्स आप लिख रहे हो,
तो उस क्रम में आपने ऐसा करना है कि जो आंसर्स आप लिख रहे हैं, हो सकता है कि अभी बहुत सारे जो ओपन एंड क्वेश्चंस हो रहे हैं जिसके और भी विस्तृत रूप हो सकते हैं आंसर्स के, तो आप क्वेश्चंस को लिखें। एंड मैं ये कहूँगा कि अगर आप कर सकते हैं तो इसका प्रॉपर इवैल्यूएशन भी करवाएं, क्योंकि होता क्या है कि जनरली बच्चे जब सैम्पल पेपर्स लेते हैं दे सॉल्व एंड जस्ट कीप इट विद देम, वो सॉल्व उसको कहीं एनालाइज नहीं करवाते हैं, उसके लिमिटेशंस को नहीं देख पाते हैं, और उनका होता है कि चलो हमने सेट्स बना लिए हैं तो अब इससे ज़्यादा क्या करना, हमने तो काफ़ी सेट्स बना लिए। तो मेरा यही कहना है कि उसको इवैल्यूएशन जरूर करवाएं। एंड न्यूमेरिकल एरियाज भी जरूर देखें। जैसे आप मैं बात करता हूँ बायोलॉजी की, तो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। मुझे लगता है कि उसमें जो हेरिडिटी है उससे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियोज एंड ऑल, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादातर आप प्रैक्टिस कर लेंगे। केमिस्ट्री में इक्वेशन बेस्ड चैप्टर 1 से आपके सैम्पल पेपर में जो मार्क्स, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस किसे टॉपिक से लिए जाएंगे, मुझे लगता है ये सारे बच्चे के पास पहुंच ही गया होगा जिन्होंने सैम्पल पेपर लिया होगा। नहीं तो मैं अपने अगले वीडियोज में मैं इसको भी आपसे शेयर करूंगा। अभी देख लो आप, मान लो कि केमिस्ट्री में आप इक्वेशंस हैं चैप्टर 1 से लेते हो, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन जो चैप्टर है उसमें कलर बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपका इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो सकता है, जैसे कि आप थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के डिफरेंट एप्लीकेशंस है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस एंड ऑल, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन, कोरोजन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, एनसीडीटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। तो आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। इसी तरह से अगर चैप्टर वाइज में चलें तो सार्विंग ऑफ मिल्क से क्वेश्चंस है, सॉल्ट के एरिया से क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब मेटल नॉन मेटल में मुझे लगता है कि उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल जो है, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्टिविटी सीरीज एंड मेटलर्जी से भी कुछ क्वेश्चंस डाले जा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आप जिसमें कैल्सिनेशन है, रोस्टिंग है, रिडक्शन का कुछ पोर्शन है, क्योंकि रिडक्शन चैप्टर 1 से भी रिलेट कर रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देयर इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन, तो उसको वो मेटल नॉन मेटल के साथ रिलेट करके क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। अब मैं अगर कार्बन कंपाउंड की बात करता हूँ तो कार्बन कंपाउंड इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, ऐसा नहीं है, बस एक इंट्रो के रूप में आपके स्टैंडर्ड 10 में लगाया गया है। जब आप 11-12 में आएंगे तो देयर इज अ सेपरेट सेक्शन दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहाँ आपको बहुत डिटेल्स पढ़ना है। तो उसके जो इंट्रो हैं, इंट्रो का मतलब है कि आप जैसे देख लो कि उसमें क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। तो मेन जो टॉपिक्स है, जैसे कि आपको उसमें अल्कोहल्स के बारे में पढ़ना है, और थोड़ा सा मुझे लगता है एसिटिक एसिड की स्टडीज, यानी जिसको हम इथेनॉइक एसिड के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे कंबशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन है। तो बस क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, ये सब्स्टिट्यूशन में बहुत अलग तरह का कुछ पढ़ना नहीं है। एडिशन रिएक्शंस है जिसमें आपको हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि भाई हम वाइट इज नीडेड टू हाइड्रोजनेट, हम क्यों करते हैं, उसके क्या पर्पसेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, एंड और क्वेश्चंस हो सकता है एडिशन रिएक्शन से आपको, जैसे कि टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ब्रोमीन वाटर का लेकर के जो हम रिएक्शंस कराते हैं, या आप किसी की रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो ये एरिया है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इसके बाद जब आप आते हैं इथेनॉल की तरफ, तो इथेनॉल की तरफ उसके फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव्स में कुछ क्वेश्चंस डाले जा सकते हैं। ये बहुत नहीं है, नाम मात्र का है, उसमें जैसे स्प्रिट है, उसके बारे में कभी कभार लिया आपको क्वेश्चन, आयोडीन टिंचर से रिलेटेड 1-2 बार पूछा गया भी है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेन क्वेश्चंस हो सकता है इसका ऑक्सीडेशन से रिलेटेड, कि व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज, एंड आप जानते हो कि शायद आपने पढ़ा भी होगा
कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्चुअली दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड होते हैं। जैसे कि एसिडिफाइड KMnO4 लेते हैं, अल्केलाइन KMnO4 सॉरी लेते हैं, या एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ, तो उसके प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं ये हो सकता है। एंड कंबशन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि अगर हम इथेनॉल को जलाएंगे तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, हीट एंड लाइट के फॉर्म में जो प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में तो वो कॉमन है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पूछा जा सकता है वो है स्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। तो स्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। देखो ध्यान रखना कि स्ट्रिफिकेशन के सेंस में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुझे लगता है वो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बीच जो रिएक्शन है वो पूछा जाएगा। उससे ज़्यादा आपको बहुत एक्सटेंसिव में नहीं जाना है, ये एरिया बहुत एक्सटेंसिव। मैं बोल रहा हूँ कि ये कार्बन कंपाउंड खुद एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत सारी बातें की जा सकती है, बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, बहुत सारे कंटेंट्स हो सकते हैं, बट आपको वहाँ पे फोकस रहना है, बहुत ज़्यादा अभी जा कर के आगे बढ़ के नहीं बढ़ना है, क्योंकि अभी जो मेन मकसद है, देखो अभी अब आप नॉलेज एक्वायरिंग के लिए नहीं पढ़ोगे, आप मार्क्स ऑब्टेनिंग के लिए पढ़ोगे। आप कितना अच्छा सिक्योर कर सकते हो मार्क्स, उसके लिए पढ़ोगे। तो मुझे लगता है कि आप इथेनॉल के साथ जो रिएक्शंस होता है, इथेनोइक एसिड, यानी जिसे हम कहते हैं इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड, तो वो इथाइल इथेनॉइट बनता है, जो कि एक तरह का एस्टर है। अब इस एस्टर की प्रॉपर्टीज है, कभी कभी इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर पूछा है कि स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, तो अक्सर ध्यान में रखना है कि ये एस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। एंड उसके साथ क्या है कि एक क्वेश्चन मुझे लगता है हो सकता है कहीं यहाँ कि हम H2SO4 का यूज करते हैं, तो यहाँ ये है कि ये रिएक्शन हाईली रिवर्सिबल होता है। यानी अगर हम H2SO4 को डिहाइड्रेटिंग एजेंट को ना रखें तो जो हमारा एस्टर बना है वो रिवर्स कर जाएगा, और यही रिएक्शन होता है जिसे हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर कहते हैं, या हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, जहाँ हम क्या करते हैं, अगर H2O लेते हैं तो हमें अल्कोहल बैक मिल जाता है, एसिड बैक मिल जाता है। अगर हम कोई अल्कली लेते हैं लाइक KOH और NOH, तो उस क्रम में क्या है कि हमें सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एसिड मिलता है, और साथ ही साथ हमें अल्कोहल मिल जाता है, जिसे इथेनॉल है वो हमें मिल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है सोप मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछा जा सकता है कि सोप मॉलिक्यूल्स क्या है। बेसिकली ये ऐसे क्वेश्चन तो होंगे नहीं कि सोप मॉलिक्यूल क्या है। मुझे लगता है इसके क्लिंजिंग एक्शन एरिया को से कुछ क्वेश्चंस डाले जा सकते हैं। मान लो कि आपका जैसे स्कम फॉर्मेशन से हो सकता है, माइसेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, और हाउ एक्चुअली इट वर्क्स, क्लिंजिंग एक्शन काम कैसे करता है, इससे हो सकता है। और आपको जानना चाहिए कि क्लिंजिंग एक्शन जो सोप और है, सोप मॉलिक्यूल्स है और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स है, दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। माइसेल्स फॉर्मेशंस दोनों में होते हैं। तो इस क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। इसके बाद मुझे नहीं लगता कार्बन कंपाउंड्स में कुछ और ज़्यादा पढ़ने को। और मैं कोशिश करूंगा कि आज मैंने जैसे केमिस्ट्री के साथ डिस्कस किया है, मैं नेक्स्ट अपने वीडियोस में फिजिक्स और बायोलॉजी के भी चैप्टर वाइज एनालिसिस करूं, सो दैट कि आप इसको प्रॉपर रिवाइज कर सको। थैंक्स फॉर टुडे।